Okay, students, now we are going to start our second chapter, that is current electricity. In today's video lecture, we will discuss two topics. First one is mechanism of flow of electric current through a conductor. एक कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फ्लो करता है, हम लोग उस मेकनिज़म को समझेंगे. And second, we will derive formula for current through a conducting wire. एक वायर के थ्रू फ्लो करने वाला करंट का फॉर्मूला, उसे भी हम लोग डिराइव करेंगे. बिफोर अंडरस्टैंडिंग मेकनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं. जैसे फर्स्ट वन, एक कंडक्टर के पास ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डेंसिटी है 10⁻28 पर मीटर क्यूब. मीन्स एक कंडक्टर के पास ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्मस वेलोसिटी से मूव कर रहा. एक नॉर्मल वायर को अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखें तो ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स एक कंडक्टर के पास, एक मेटेलिक वायर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है and these free electrons are moving with enormous velocity 10⁻6 meter per second. But the question arises, एक कंडक्टर के पास ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी अगर हम एक मेटलिक वायर को एक बल्ब से कनेक्ट करते, you are seeing a metallic wire connected to a bulb. इस सिचुएशन में इस बल्ब को हम लोग ग्लो करते हुए नहीं देखेंगे. दो द मेटेलिक वायर हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर मूविंग विथ एनर्मस वेलोसिटी, yet their flow is not constituting any current. The bulb is not glowing in fact. What is the reason behind this? एक्चुअली उस मोशन से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जो मोशन रैंडम या डिसओरिएंटेड हो. इस वायर के अंदर मूव करने वाले हर एक इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग इन अ सेल्फिश मैनर. दे आर मूविंग ऑन देयर ओन विश इन डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शंस with different possible velocities. So the overall effect will be, if I consider there are n number of electrons inside this wire which are moving with thermal velocities u1, u2, u3, u4 up to un, then their average thermal velocity that will be u1 plus u2 plus u3 up to un divided by total number of electrons, and that is going to be 0. तो रैंडम मोशन में हमेशा एवरेज वेलोसिटी 0 होता है. दिस इज बिकॉज सपोज इस कंटेनर के अंदर कुछ बॉल्स हैं. वन ऑफ द बॉल इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन with a velocity of 2 meter per second, and at the same time there is another ball which is moving opposite to it with the same velocity. What will be their resultant velocity? Answer is 0, because two vectors having equal magnitude directed in opposite direction will cancel each other. Similarly, एक बॉल 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इस और मूव कर रहा और एक बॉल 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा. इस दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी भी 0 होगा. सो दिस इज द सिचुएशन फॉर रैंडम मोशन
जहाँ हर एक इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जरूर मूव कर रहा होगा। इसी तरह के मोशन को हम लोग रैंडम कहते हैं। हर इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करने वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जरूर होगा इस कंडक्टर के अंदर। सो इस भीड़ में सभी इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होने वाला। व्हाट डज ज़ीरो एवरेज वेलोसिटी मीन्स? इट सिंपली मीन्स हर एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने के बावजूद भी उनका मोशन किसी वेलोसिटी को, किसी अल्टीमेट मोशन को क्रिएट नहीं कर रहा। इट मीन्स आई कैन सिंपली से कि इस वायर के अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है। अब अगर इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करे, इट मीन्स द बल्ब विल नॉट ग्लो। But as you know, as soon as this metallic wire is connected to a power supply, a battery, for example, then the bulb starts glowing. तो क्या इस तरह ऐसा चेंज हुआ कि बैटरी कनेक्ट करने के बाद ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर दिया? आंसर इज, जो ही हम लोग इस मेटलिक वायर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, this metallic wire is connected to a battery of voltage V volt. बैटरी का काम है एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करना, एंड एज वी ऑल नो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर will experience a force due to this applied electric field. As we have learned, whenever a test charge is placed in an electric field, it experiences a force. So what will be the force acting on each electron? You may say force equals to Q naught E, where Q naught is the test charge. Here इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज द टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस सी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन? यूज न्यूटन सेकेंड लॉ, ए इक्वल्स टू एफ बाई एम, वेर एफ इक्वल्स टू माइनस ई डिवाइडेड बाई एम, वेर एम इज द मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट यू आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम हियर, whenever the conductor is connected to a battery, each electron is experiencing a force that is opposite to the direction of the applied electric field. So this random electronic motion now will be oriented along a fixed direction. In which direction electrons are moving? From negative terminal to positive terminal of the battery, or you may say opposite to the direction of applied electric field. It means अब इस कंडक्टर के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स डायरेक्शन में, एक ओरिएंटेड मैनर में मूव करना शुरू कर चुका है। अब इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगा, और रिजल्ट ये होगा कि ज्यों ही हम लोग इस वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिए, अब करंट फ्लो करना शुरू कर चुका है, एंड दिस बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी of the electrons. Drift velocity means the electrons are drifting along certain direction after the application of the electric field. इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा? तो सी बैटरी से कनेक्ट करने से पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का इनिशियल स्पीड था u1। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक एक्सेलरेशन को एक्सर्ट किए। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी u1 से चेंज होके कुछ और हो जाएगा। नॉट ओनली फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन,
For all the electrons, their final velocities will be changed. Suppose let V1, V2, V3 up to Vn be the final velocities of the electrons after the application of electric field. Use formula V equals to U plus AT and calculate final velocities of each electron. For first electron, I am writing V1 equals to U1 plus A tau 1. Here tau 1 is a time that is called relaxation time. It means first electron कितने देर तक freely move किया with this acceleration before colliding with other electron, or you may say positively charged metallic ion. So relaxation tau 1 is a relaxation time. That means पहला इलेक्ट्रॉन tau 1 सेकेंड तक मूव किया बिफोर कोलाइडिंग विथ अदर इलेक्ट्रॉन और विद द मेटल आयन. Similarly, V2 equals to U2 plus A tau 2. As acceleration for each electron will be the same. Acceleration को हम लोग लिखे थे माइनस ई बाई एम. अब हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है, हर इलेक्ट्रॉन का मास इक्वल है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन भी सेम होगा. बट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जितने टाइम तक फ्रीली मूव कर रहा, मे भी हो सकता सेकेंड इलेक्ट्रॉन उतने टाइम तक मूव नहीं करे, तो देयर रिलैक्सेशन टाइम आर डिफरेंट. सिमिलरली V3 up to Vn, that can be written as Un plus A tau n. Now if I calculate the average of all these velocities, that are the velocities after the application of electric field, that is average drift velocity Vt, that is equals to V1 plus V2 plus V3 up to Vn divided by m. V1 can be written as U1 plus A tau 1, V2 means U2 plus A tau 2. So if I substitute all the values, I get Vd is equals to U1 plus U2 plus U3 plus Un plus A common आ रहा, tau 1 plus tau 2 plus tau 3 up to tau n divided by a. Now the first term U1 plus U2 plus U3 up to Un divided by n, that was 0. So the first term is 0 and second term is a into tau 1 plus tau 2 plus tau 3 up to tau n divided by n, that you may say this is the average relaxation time. सभी इलेक्ट्रॉन्स के रिलैक्सेशन टाइम को ऐड किए और उसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिए, दैट इज़ द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम रिप्रेजेंटेड बाय टाउ. सो Vt इक्वल्स टू A tau. If I substitute the value of A, that was minus E by m, you are getting Vt equals to minus E tau divided by m. E, charge of each electron, capital E is the electric field, tau average relaxation time, and m mass of each electron. See this negative sign, this will signify that इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. एंड वी हैव मेड इट क्लियर, इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. दिस इज द बैटरी दैट इज क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है. इट मीन्स हर इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्यों? क्योंकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा और पॉजिटिव टर्मिनल इसे अट्रैक्ट कर रहा.
So electron will start moving opposite to the direction of electric field. That will constitute electronic current. And opposite to the direction of electronic current, that is from positive to negative terminal of the battery, we take another current जिसे हम लोग conventional current कहते हैं. Now see the second expression. We will derive formula for electric current through a wire. सपोज मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है. इस वायर का लेंथ है L. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A. दिस वायर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V वोल्ट. और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? current flowing through the wire. So obviously we will use current, that is rate of flow of electric charge per unit time. तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा कि इस वायर के अंदर चार्ज कितना है. सपोज n है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द वायर, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, n है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी n इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ द वायर. अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है और लेंथ l है तो इस वायर का वॉल्यूम होगा a इंटू l. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू NaL. अगर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करते. हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है स्मॉल e और इस वायर के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो व्हाट विल बी द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर? Q, दैट इज NaL, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन. I am taking its positive value as I am calculating current, that is a scalar quantity. तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को -e ना लिख के हम लोग e लिखे हुए. नाउ करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. चार्ज को रिप्लेस किया गया NaLe से. एंड टाइम मीन्स एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा अक्रॉस द वायर. कितना टाइम लगेगा इस इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचने में. See, this electron is traveling a distance L. So distance is L. And as discussed earlier, each electron is moving with a average drift velocity Vd. Distance divided by speed, that is time. इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में टाइम लगेगा L divided by Vd. If I cancel L, I will obtain the expression for current, that is NaeVt. N number density of electrons, A area of cross section of the wire, E electronic charge, and Vt is the drift velocity of this electron. Remember this formula for all the future calculations and derivations.